होटल पैराडाइज। आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुपे हुए थे। वहां से उन्हें कोई नहीं देख पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? इस सवाल पर रिया ने अपना हाथ अपने सर पर मारकर कहा, स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। आर्यन रिया की बात पर हैरान होकर बोला, हमारे पास क्या सुपर पावर है? रिया ने आर्यन को घुटनों पर बैठने का इशारा किया और उसे समझाने लगी, देखो, अगर हम किसी को ये ना बताएं कि हम दो हैं, तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कोई जादूगर। एक कबर्ड में जाएगा तो दूसरा केज में से निकलेगा। एग्जाम मैं लिखूंगी, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थीं। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब सचमुच हो सकता है? रिया ने आर्यन की पीठ थपथपाकर कहा, यस, ये सब कुछ हो सकता है, अगर तुम वो करो जो मैं कहती हूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर अ टीम नाउ। ये बात सुनकर आर्यन के चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स? रिया ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने नए दोस्त से काफी वक्त से बातें कर रही थी, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हैंडशेक करते हुए कहा, आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? आर्यन ने हाँ कहा। रिया ने नाराज होकर आर्यन से पूछा, फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? आर्यन ने कहा, मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। ये बात सुनकर रिया स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की, मगर वाटर टैंक सर पर लगी और वो फिर से बैठकर बोली, क्या बात कर रहे हो? उस दिन मैं भी अपने डैड से पहली बार मिली। जैसे ही रिया ने ये कहा, दोनों बच्चे सारी बात समझ गए। रिया अपनी उंगली सिर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया समझ रही थी। दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। हंसते हंसते आर्यन ने कहा, इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। आर्यन ने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रखकर रिया से रिक्वेस्ट की, क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? आई मिस माई मॉम। कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपने डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। आर्यन और रिया घुटनों पर रेंगते हुए वाटर टैंक से बाहर आए। फिर रिया ने चारों ओर देखकर चेक कर लिया, कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। दोनों बड़े ही ध्यान से बिना आवाज किए सीढ़ियां उतरकर फिर से अपने स्वीट की ओर बढ़ने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। रूम नंबर 32 के सामने प्रीति बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर उसकी सिसकियां खत्म हो चुकी थीं। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। कामिनी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। वो उसके पास आकर बैठ गई। कामिनी अचानक बड़े ही मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने और मेरी माँ ने कितना सहा है ये हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। प्रीति ने बिना कुछ कहे रोती हुई आंखों से कामिनी को देखा। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, देखो, उस अनिका को भूल जाओ, हम है ना यहाँ। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को फोन किया है बुआ के ऑपरेशन के लिए, तुम फिक्र मत करो।
प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। तभी हॉस्पिटल पैसेज में डॉक्टर अग्रवाल के जूतों की तेज आवाज आने लगी। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। जैसे ही प्रीति बेंच पर से खड़ी हुई, डॉक्टर ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। वो कल मिसेस शर्मा का ऑपरेशन करेंगी। उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। मौका देखते ही कामिनी ने कह दिया, थैंक गॉड, मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कामिनी से पूछा, मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? उसके पास तो बुआ के रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही बुआ के ऑपरेशन में उसे कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से। बुआ के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी उसने नहीं किया। डॉक्टर अग्रवाल इस बात पर हैरान हो गए। जाने से पहले उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रखकर कहा, चलो अब आंसू पोंछ लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन कल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाली हैं। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स, नॉट टीयर्स। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे, तब कामिनी ने उनका रास्ता रोककर उनसे कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, क्या कल मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? डॉक्टर अग्रवाल ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, वेल श्योर, आई विल पुट योर नेम ऑन द लिस्ट। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी। मैं तुम्हारा नाम भी उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी ये सुनकर बेहद खुश हो गई। वो भूल गई कि वो हॉस्पिटल में खड़ी थी। वो जोर जोर से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मैं कल डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। प्रीति सुना तुमने? मॉम क्या आपने सुना? आई एम गोइंग टू असिस्ट द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया, डॉक्टर अमृता। होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कंफ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना और मम्मा से कह देना मेरी इम्पोर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना। इस बात पर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वो रिया से कहता है, मगर मैं तुम्हें फोन कैसे करूँगा, मेरे पास तो फोन नहीं है। रिया आर्यन की ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, ओफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फोन नहीं है। एनीवेज तुम मेरा फोन रखो, आई विल मैनेज। रिया ने आर्यन के हाथ में अपना फोन दिया। फिर 24th फ्लोर की लॉबी का दरवाजा खोलकर वो चेक करने लगी कि कहीं कोई लॉबी में खड़ा तो नहीं है। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। समझ गया, मैं सब समझ गया। सनी की आवाज कानों पर पड़ते ही रिया ने आर्यन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और अपने रूम की कार्ड की उसे दे दी। रिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? सनी ने रिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से ये सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने ही कर रहे थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ और सबसे बड़ा फैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूँ। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी हैं तुम्हें पढ़ाने, बहुत गुस्से में है, कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। सनी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 में ले गया। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा।
सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और अपने शांत अंदाज में रिया से कहा, बेवकूफ तो तुम हो ही, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आने के बाद सॉरी भी नहीं कहते। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पीटती हूँ ताकि तुम गलतियां ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे में या तो अपने पापा की क्वालिटी होती है या तो अपनी माँ की, तो तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटी आई होगी? अब ये तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं, तब तो जरूर तुम्हारी माँ बेवकूफ बदतमीज रही होगी, तभी तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया, बेशरम। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मिस मैरी की ये बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो रिया को पता चला कि ये टीचर बिना वजह रोज आर्यन को मारती थी, और दूसरा कि वो आर्यन की माँ को बिना वजह गाली दे रही थी। रिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने ही वाली थी, तब बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।